सनातन धर्म आज से नहीं, कुंभ जो एक बड़ी पुरानी परंपरा है। और जब तक कोई दुनिया में धर्म बने भी नहीं थे तब से ये परंपराएं चली आ रही हैं। नासा और इसरो का बहुत बड़ा काम हो, अंतरिक्ष के जो शास्त्री हो वो ये सब देखें कि इस तरह के सेलेस्टियल पोजीशन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की क्या वास्तव में 144 वर्ष पे पड़ती है कि नहीं पड़ती। आप संगम से पानी लेकर आते हैं और उस संगम के पानी को आप अपने घर में अपने ऊपर नहाते वक्त उसका उपयोग करते हैं, तो वो भी गंगा स्नान माना जाता है। आराम से लगाएं कि बहुत नहीं, सोशल मीडिया पे चल रहा था ना कि किसने कितनी डुबकी लाई, पूरी डुबकी किसने लगाई। ये आप नहीं ठीक चल रहा है, वो अच्छी बात है। तो आपने पूरी डुबकी लगाई है? डुबकी लगाई, बहुत साफ स्वच्छ निर्मल जल में डुबकी लगाई हमने। कुछ ना कुछ असुविधाएं लोगों को हुई होंगी, लेकिन निश्चित रूप से योगी जी ने अपने आप को इसमें प्रूव किया है, साबित किया है। और इस समय वो जहाँ कहीं बात होगी वहाँ निश्चित रूप से जब कभी महाकुंभ की बात होगी वहाँ पर योगी जी का नाम आएगा ही आएगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ पॉडकास्ट वाइब्रेंट वॉइस। महाकुंभ आस्था, परंपरा और दिव्यता का महाउत्सव। आज हम भारत की सबसे भव्य और पवित्र परंपराओं में से एक महाकुंभ के रहस्यों, आस्था और ऐतिहासिक महत्व का उजागर करेंगे। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, भक्ति और संस्कृति का महासंगम है। ये वही अवसर है जब करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान कर मोक्ष की कामना करते हैं। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जो हर 12 साल में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक में आयोजित किया जाता है। और ये तो महाकुंभ है जो 144 साल बाद लग रहा है। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे महाकुंभ के पीछे की पौराणिक कथाएं, इसकी ऐतिहासिक और सामाजिक भूमिका और वो अद्भुत अनुभव जिन्होंने महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाई। तो आज महाकुंभ पे बात करने के लिए हमारे बीच है बरेली के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन व भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर प्रवीण महेश्वरी। तो आइए चलते हैं उनसे पॉडकास्ट पर करते हैं चर्चा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट वाइब्रेंट वॉइस में आपका। जी धन्यवाद अमित भाई। एक बड़ा अच्छा समय है, आज हम लोग एक इस विषय पे चर्चा करेंगे, सामयिक चर्चा है। तो डॉक्टर साहब हम लोग आज बैठे हैं कुंभ पर बात करने। डॉक्टर साहब, महाकुंभ केवल एक मेला नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, भक्ति और संस्कृति का महासंगम है। ये वही अवसर है जब करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान कर मोक्ष की कामना करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है और अब तो ये महाकुंभ है जो 144 साल बाद लग रहा है। और ग्रह और नक्षत्रों का ऐसा संयोग बना है कि 144 साल बाद एक महाकुंभ पड़ा है। लेकिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे लोग हैं जो 144 साल के इस महाकुंभ पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। 44वां महाकुंभ है ये? नहीं क्यों या इसको बना दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सनातन धर्म आज से नहीं, कुंभ जो एक बड़ी पुरानी परंपरा है। और जब तक कोई दुनिया में धर्म बने भी नहीं थे तब से ये परंपराएं चली आ रही हैं। हमारे वेद में, हमारे पुराणों में कुंभ के बारे में वर्णन है। जब हम बात करते हैं भगवान कृष्ण की, महाभारत में उन्होंने कुंभ के बारे में वर्णन किया हुआ है। तो जब दूसरी दुनिया में चीजें डेवलप भी नहीं हुई थी तब से कुंभ की परंपराएं चली आ रही हैं। और ग्रह नक्षत्र आज हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो जितनी सेलेस्टियल पोजीशंस हैं, जो प्लैनेट्स की पोजीशंस होती हैं, उनके विषय में जितनी सटीकता से हमारे ऋषि मुनियों ने और खगोल शास्त्रियों ने किसी समय में जो गणनाएं की थी आज भी वही होती हैं। हमारे यहाँ आज भी शादी विवाह मुहूर्त देख के किए जाते हैं, बच्चों के नामकरण किए जाते हैं वो मुहूर्त देख के किए जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये सब एक शास्त्र की जो पद्धतियां हैं वो वैज्ञानिक हैं। और कुंभ पूरी तरह से एक वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित गणनाओं पर आयोजित किया जाता है। नहीं, मेरा यहाँ पे कहना है कि 6 साल बाद एक कुंभ लगता है, 12 साल बाद लगता है कुंभ। ये जो महाकुंभ की स्थिति बनी है, ये बना दिया गया या ऐसा होता था कि 144 साल बाद भी एक महाकुंभ पड़ता है? हम सब 144 साल की जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसमें से हम में से तो कोई भी नहीं था। लेकिन ये सारी चीजें, लेकिन आज से 300 वर्ष पहले क्या होता था, आज से 500 वर्ष पहले क्या होता था, ये सब आप इतिहास में ही पढ़ते हैं, इतिहास के में ही देखते हैं। तो निश्चित रूप से जब महाराणा प्रताप हुए होंगे, जब भगवान राम हुए होंगे, जब भगवान कृष्ण हुए होंगे, तो आप उन चीजों के रेफरेंस में बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है, वैज्ञानिक पद्धतियों पे आधारित चीजें होती हैं। हम में से कोई ये नहीं कहेगा जो आज के वर्तमान समय में लोग हैं कि वो 140 वर्ष पहले भी ये हुआ था।
तो जैसा कि साधु संत और जितने भी ये लोग होते हैं इस तरह की सेलेस्टियल पोजीशंस को, ग्रह नक्षत्रों की पोजीशंस को जानने वाले, और ये तो मुझे लगता है नासा और इसरो का बहुत बड़ा काम हो, अंतरिक्ष के जो शास्त्री हो वो ये सब देखें कि इस तरह के सेलेस्टियल पोजीशन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की क्या वास्तव में 144 वर्ष पे पड़ती है कि नहीं पड़ती है, या अगर पड़ती है तो किस समय में पड़ती है। ये क्वेश्चन उनसे पूछना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर महाकुंभ की बात करें, कुंभ की बात करें तो 18 में कुंभ लगा था, 2013 में भी कुंभ लगा था, तो अब है 2025। तब से देखें तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इस समय प्रोग्रेस हुई है। एआई का ज़माना आ गया है, हर व्यक्ति के हाथ में आजकल स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर व्यक्ति सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहा है। इस कुंभ को डिजिटल कुंभ कहा जा रहा है। क्या चेंज देखते हैं इस कुंभ में और पिछले कुंभ जो लगे हैं? निश्चित रूप से इस बार का जो ये महाकुंभ है 2025 में मोदी जी के आह्वान और योगी जी के कारण, योगी जी के आयोजन क्षमता का एक सबसे बड़ा एक सिंबल बन के उभरा है। आप सोचिए, आज पिछले एक महीने में 50 करोड़ से अधिक लोग वहां आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कोई तो वजह होगी जो दुनिया भर से श्रद्धालु वहां आ रहा है और 50 करोड़ लोग वहां उस एक शहर में आ जाते हैं, गंगा जी के तट पर स्नान करते हैं और वहाँ पर कोई ऐसी कोई बीमारियाँ नहीं फैलती हैं, कोई मारकाट नहीं होती है, कोई छीना झपटी नहीं होती है। जहाँ इतनी बड़ी भीड़ होगी वहाँ अव्यवस्थाएं संभव है, क्योंकि व्यवस्थाएं कुछ लोगों के लिए ही बनाई जा सकती हैं और उनकी भीड़ को उनकी संख्या के अनुपात में ही बनाई जा सकती है। लेकिन जब वो संख्या असंख्य हो जाए, जब वो बिल्कुल भीड़ के अनुपात से 1000 गुना हो जाए आपके अनुमान से, तो उसके लिए जो कुछ किया जाएगा वो कम ही होगा। लेकिन निश्चित रूप से ये एक स्वस्थ कुंभ है, ये एक स्वच्छ कुंभ है, ये एक डिजिटल कुंभ है और ये एक सुरक्षित कुंभ भी है। छोटी मोटी घटनाएं हुई जरूर हैं, लेकिन देखिए हादसे हो सकते हैं कहीं भी, अपराध हो सकते हैं कहीं भी, लेकिन उस अपराध या उस हादसे के बाद उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, उसके लिए तुरंत क्या रेस्क्यू मेजर्स किए गए, इसके ऊपर सबसे बड़ी बात अधिकारियों की या प्रशासनिक क्षमताओं की बात होती है। तो हादसे तो हर वक्त कहीं भी किसी भी दशा में हो सकते हैं, लेकिन आपने उसके लिए क्या बचाव के रास्ते ढूंढे और उसके लिए क्या मैनेजमेंट किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात में योगी सरकार पूरी तरह से खरी उतरती है। इस बार हम बजट की बात करें, इस कुंभ की टोटल बजट 7500 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 5400 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने और 2100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मदद की है। अभी आप महाकुंभ होकर आए हैं तो आप देखते हैं कि व्यवस्था जो वहां पर है, वो लगाए गए पैसे 7500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, वो व्यवस्था है वहां पर? नहीं, होगी, बिल्कुल होगी। आप देखिए, स्पेशल ट्रेन चलाई जानी, स्पेशल बसेस को वहाँ लगाए जाना, वहाँ पे नए रेलवे स्टेशन से लेकर गंगा नदी तक, संगम घाट तक अनेकों संपर्क मार्गों का बनाना, इतने सारे लोगों के लिए रहने की व्यवस्था, बहुत बड़ा कुंभ नगर जो पूरा बनाया गया उसमें प्रशासनिक व्यवस्था, बिजली, पानी, पोल्स, रोड्स और ई रिक्शाज और सबसे ज्यादा पुलिस कर्मियों की व्यवस्था, स्वच्छता की व्यवस्था। तो ये सारी बातें जो की गई होंगी और बहुत व्यवस्थित कार्यक्रम है। आप देखिए, आज दुनिया भर का श्रद्धालु और दुनिया भर का वीआईपी वहां पहुंच रहा है। उन सब लोगों के लिए आपको कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं बनानी होंगी। तो ये जो पैसा खर्च किया गया है, और कहीं भी कोई भ्रष्टाचार की अभी तक की कहीं कोई कहानी नहीं निकल के आई है कि वहां पर कहा गया कुछ था और कुछ और मिला हो। तो मुझे लगता है कि 7500 करोड़ रुपए का बजट जो होगा वो वहां पर पूरी तरह से, और इसको अगर वो बढ़ाते तो 10,000 करोड़ रुपए का भी किया जाता तो भी इसके लिए कोई मतलब ये कम ही होता। अच्छे तरह से बहुत बढ़िया व्यवस्था वहां की गई है। एक और बात, सुरक्षा को लेके बात उठ रही है वहां पर कि जो यूपी पुलिस वहां की पूरी व्यवस्था देख रही है। ऐसा भी हो सकता था कि पैरामिलिट्री फोर्स या मिलिट्री वहां पे लगाई जाती थी जब संख्या थी 50 करोड़ की, तो कह रहे हैं कि ये हादसा ना होता। अगर नहीं, वहां पर है, मैं तो वहां खुद देख के आया हूँ। वहां पर आप देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स लगा हुआ है, वहाँ एनडीआरएफ लगा हुआ है, वहाँ पे जो जल पुलिस होती है वो लगी हुई है, और सिमिलरली वहाँ पर ये सीमा सुरक्षा बल के लोग लगे हुए हैं। तो इंडियन आर्मी के जो संगठन है वो वहाँ पर सैनिक और जवान काम कर रहे हैं, सिर्फ यूपी पुलिस काम नहीं कर रही है, और उसी वजह से व्यवस्थाएं वहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई है। आप देखो ना कि वहाँ पर इतनी पब्लिक आ रही है, इतनी लोगों का कहना है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा मार्केटिंग कर दी गई
कुंभ की कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो इतने सारे लोगों को मैनेज करने के लिए केवल प्रदेश पुलिस संभव नहीं था उसके सहयोग से, उसके लिए सेना की और जो बाकी फोर्सेस होती है उनके संगठनों की आवश्यकता पड़नी थी। और मेरा ये भी मानना है कि देखिए, मार्केटिंग का जहाँ तक सवाल आता है, ओलंपिक्स होते हैं 4 वर्ष में होते हैं, एशियाड गेम्स होते हैं, या कोई भी बड़ा आयोजन कहीं भी होता है, जब यहाँ पर कोल्ड प्ले जैसा म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है, या कोई बड़ी फिल्म की लॉन्चिंग होती है, या किसी बड़े नेताओं की कोई रैली होनी होती है, तो मार्केटिंग की जाती है। लोगों को बताना चाहिए, आजकल का जमाना यही है। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक लोग कैसे उसके प्रति आकर्षित होंगे, कैसे उसके प्रति देखेंगे। सो ये जो शब्द था वो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आया कि अगर आप बताएंगे नहीं कि ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं, आप बताएंगे नहीं कि ओलंपिक में क्या क्या होने वाला है, आप ये बताएंगे नहीं कि ओलंपिक में इस बार क्या स्पेशलिटीज होंगी जो इसको पुराने ओलंपिक से बेहतर बनाती होंगी, तो लोगों को कैसे पता चलेगा। तो इस तरह के इवेंट्स की, जो इतना बड़ा इवेंट हो, जो दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन कलेक्शन का, एक मानव समागम दुनिया का सबसे, दुनिया तो हैरान है कि कैसे एक देश में एक जगह पर एक महीने में 50 करोड़ से ज्यादा लोग आ सकते हैं और वहां व्यवस्थाएं ठीक ठाक बनी रहे, सही बनी रहे। ऐसा हो सकता है। ये ह्यूमन मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा अवसर था कि वो वहां जाके सीखें, देखें कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को किया जाना चाहिए, किस तरह से लोगों के लिए खाने पीने की सुविधाएं, किस तरह से वहां पर यातायात की सुविधाएं, कैसे उनकी सुरक्षित सुविधाएं, सुरक्षा की, उनकी स्वच्छता की, कोई बीमार नहीं पड़ा है, कोई महामारी नहीं फैली है, किसी को फूड पॉइजनिंग ऐसी नहीं हुई है, किसी की ऐसी चोरी चकारी की बड़ी खबर नहीं आई है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए प्रबंधन के छात्रों के लिए ये एक बहुत बड़ा स्वर्णिम अवसर था। एंड मार्केटिंग तो होनी ही चाहिए, कोई भी इवेंट हो। नहीं, आप ये समझते हैं कि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप ये कुंभ नहीं नहाएंगे तो आप सच्चे सनातनी नहीं कहलाएंगे, आप राजद्रोही कहलाएंगे। तो उनके शब्द कहाँ तक लोगों को भी अटैक करे आने के लिए। कभी भावनाओं के अतिरेक में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, कह जाते हैं, तो वो बातें अलग हो जाती हैं। और कभी कभी मैं ये भी देखता हूँ कि कुछ नहीं, कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है जब इनके इतने मानने वाले लोग हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट चीज करती है ना कि अगर ये हम महाकुंभ नहीं नहाएंगे तो। नहीं, ऐसा बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे यहाँ तो सनातन में हमेशा ये माना गया है कि आप घर में भी अगर गंगा हर हर गंगे करके नहा लेते हैं, आप संगम से पानी लेकर आते हैं और उस संगम के पानी को आप अपने घर में अपने ऊपर नहाते वक्त उसका उपयोग करते हैं, तो वो भी गंगा स्नान माना जाता है। और शंकराचार्य ने तो कहा है कि अगर इसको भी गंगा स्नान समझे कि कोई अगर गंगा जल वहां से मंगा लेते हैं और घर पे नहाते हैं उस जल से, तो भी गंगा स्नान माना जाए। शंकराचार्य के खुद स्टेटमेंट आए थे। जो विचार, जो धर्म जितना व्यापक होगा, जितना बड़ा होगा, उसमें थोड़े बहुत विरोधाभास की संभावनाएं होती हैं। कुछ लोग कुछ और कह सकते हैं उनके मानने वाले कुछ और बोल सकते हैं। तो ये संभव है कि एक धर्माचार्य कुछ और कह रहे हो, दूसरे कुछ और कह रहे हो, क्योंकि उनके विचारों में डिफरेंस हो सकता है। अच्छा, इस बात मैंने कहा था कि डिजिटल जो कुंभ की संज्ञा दी गई है, तो आपको लगता है डिजिटल कुंभ भी बन के रह गया है? जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा था, तमाम वहाँ पे जो धर्मगुरु हैं वो भी कह रहे हैं कि आप 3-4 चेहरे चमक के आए। आप देखो, हम जब वहाँ पे जाएं तो अलग माहौल लगता है, लेकिन हम जब यहाँ पर हैं, बरेली में दूर हैं, हम सोशल मीडिया पे ही लोग देखते हैं। तो आप देखो सोशल मीडिया पे इस समय IIT बाबा और वो जो माला बेच रही थी मोनालिसा, एक चिमटा बाबा, 3-4 बाबा ही फेमस रहे पूरे इस 25 दिन में। ये देखिए, डिजिटल युग में मैं हमेशा से मानता रहा हूँ, जैसे बात अभी आई, बाजार में सिर्फ वही चीज बिक रही होती है जो दिखाई दे रही होती है। और दिख कौन सी रही होती है? जैसे उसके पब्लिक, उसके मार्केट यूजर्स उसे देख रहे होते हैं। जब आप देखना ही बार बार IIT बाबा को चाहेंगे तो IIT बाबा ही दिखेगा। जब आप बार बार देखना ही मोनालिसा को चाहेंगे, जब आप समय रैना को देखेंगे, जब आप रणवीर अलाहाबादिया को देखेंगे, तो वही तो दिखाई देगा। तो ये सोसाइटी का फर्क है। आज भारत में क्या हो रहा है आप देखिए ना, जैसे रेल में जा रहे हैं, अब वहां पे ये जो रेल हादसा हुआ है नई दिल्ली में, उसका कारण ये था कि उसमें जिन लोगों के पास टिकट नहीं था वो लोग भी वहां पर आ गए। जब हमको मालूम है कि हमारी ट्रेन
वहां पे इतने बजे जाएगी, उस हिसाब से यात्री वहां पहुंचते हैं। अब वहां पर ट्रेन में चढ़ने के लिए जो रिजर्वेशन वाले लोग थे वो तो रह गए, और जो बिना रिजर्वेशन वाले लोग थे वो पहुंच गए। तो जो ये भीड़ का तंत्र है ये बड़ा खराब तंत्र है। नहीं, इसमें मैं इसमें बात कर रहा हूँ कि एक तो 12 या 13 नंबर पे ट्रेन आने वाली थी, उसको लास्ट टाइम पे 16 नंबर पे कर दिया गया। पूरी गाड़ी में जनरल डिब्बे 3 थे और एक डिब्बे में 63 व्यवस्थाएं एक बनाना- ट्रेन में 63 सीटें होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और कहते हैं कि वहां पर 1000 से भी ऊपर टिकट काट दिए काउंटर पे। बिल्कुल ठीक। ये कहा जा रहा था कि 1500 टिकट प्रति घंटे की तरह से वहां पे नहीं तो वो दिल्ली में वहां पे बने। चूक, इस बात को देखते चूक हुई है वहां पर कि बिल्कुल। नहीं काटने चाहिए थे 1500 ये टिकट। एक विभाग की एक बड़ी चूक है। हमको पता है कि कुंभ में इतने यात्री जा रहे हैं, हर वीकेंड पे शनिवार इतवार को कुंभ में इतनी ज्यादा भीड़ है। अभी आप मंगल बुध को चले जाइए, पूरा कुंभ नगर खाली मिलेगा। लेकिन शनिवार रविवार को क्योंकि छुट्टी होती है, वहां पर जाने वाले लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहां पर किलोमीटर लंबे जाम लगे हुए हैं। हम लोग जब कुंभ गए थे तो मुझे स्वयं करीब 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, तब जाके हम अपने जहां हम रुके हुए थे वहां पहुंचे, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से जाम थी और हमारी कार वहां तक जा ही नहीं सकती थी। और वहां पर मतलब ये सारी इश्यूज हैं। लेकिन आप वहां एक श्रद्धालु की तरह जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप बिना टिकट लिए ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं, आप वहां पे जाके भीड़ भाड़ का व्यवस्था का अंग बनना चाहते हैं, तो ये गड़बड़ है। और मैं ये कहूंगा कि ऐसे लोगों को वहां पे सिर्फ श्रद्धा पूर्वक वहां जाना चाहिए। वहां पे आप संगम में स्नान कीजिए, इलाहाबाद में आस्था की डुबकी लगाइए, लेकिन अव्यवस्था का पार्ट मत बन जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ जो भीड़ है वो किसी से कंट्रोल नहीं हो पाती। और इतनी असंख्य भीड़ हो उसके लिए चाहे जितनी पुलिस लगा लीजिए, चाहे जितने लोग लगा लीजिए, वो सब कम ही पड़ता है। अच्छा, एक बात और उठ रही है वीआईपी कल्चर को लेके कि वीआईपी, अब घाट भी देखो, ड्रोन से जो हम देखते हैं संगम घाट को, वो 2 पार्टों में नजर आता है बटा हुआ। एक तरफ भीड़ है, एक तरफ खाली है पूरा। तो वीआईपी कल्चर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कि ऐसा कि है कि वीआईपी कल्चर को ज़्यादा बढ़ाया गया? मेरे ख्याल से कुछ ये सब व्यवस्थाएं, वीआईपी भी एक भारतीय लोग हैं, वो भी यहाँ आना चाहते हैं। और इस बार तो कुंभ में पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं। और स्टीव जॉब्स की पत्नी वहाँ पे कल्पवास में पूरे 1 महीने रह के जा रही हैं। विदेशों से भी लोग आए हुए हैं। तो वीआईपीज तो कहीं बड़ा इवेंट होगा तो वहाँ आएंगे। मैं जैसे मैंने पहले बात करी कि जैसे ओलंपिक्स की बात हुई, तो अगर कहीं कोई ओलंपिक होगा तो लगभग बाग वहाँ आएंगे ही। कोई पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेजर इवेंट होगा तो वहाँ पर लोग बाग आएंगे ही। लेकिन उनके लिए व्यवस्थाएं बनानी होती हैं, उनके लिए कुछ स्पेशली, और हर एक काम आपको सिखा जाता है कि आगे कैसे करना होगा। पुराने अनुभवों के आधार पे आप आज किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हो और आज के अनुभवों के आधार पे आप कर सकते हैं। तो जब ये शुरुआत हुई थी, शुरुआत में आपने देखा कि कुछ वीआईपीज के आने से अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, तो तुरंत हमको और अच्छे मेजर्स और अच्छे साधन बना लेने चाहिए कि वीआईपीज को अगर आना है तो हमको उनको कहाँ, जो ये आप बात कर रहे हैं घाट की, कि एक तरफ ड्रोन से देखते हैं तो खाली घाट दिखाई देता है और दूसरी तरफ पब्लिक है। ये एक वीआईपी व्यवस्था ही बनाई गई कि जो लोग आए वो सामान्य व्यक्ति को डिस्टर्ब ना करें और उनको दूसरे घाट पर स्नान आदि का अवसर मिल जाए। तो इसी तरह की व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, बनाई भी गई हैं। हेलीपैड से लोग आते हैं, वो वहीं उतरे और वहीं चले गए, जिससे कि पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। और ये सही बात है कि वीआईपी कल्चर जो कहलाता है वो उससे पब्लिक को बड़ी परेशानियां होती हैं। अगर हम महाकुंभ की बात करें तो 2 चीज़ रहती है, एक तो गंगा स्नान, दूसरा कल्पवास वहाँ पे किया था। कल्पवास एक बड़ा आंतरिक मैटर है ना, कि जाएंगे वहाँ पर, ध्यान लगाएंगे 1 महीना, ठीक है, और आपको खाने का भी बड़ा उसमें प्रिकॉशन रखना पड़ता है। लेकिन पूरा वहाँ पे मेला लगा हुआ है, पूरा तामझाम है वहाँ पर। हाँ, तो दोनों बातें, अब वो व्यवस्था, वो चीजें नहीं होंगी। दोनों ही बातें हैं। सभी लोग कल्पवास भी नहीं कर सकते हैं, सभी लोग, लेकिन इसी वजह से वो वहां पर कम से कम आप समझिए, जो कल्पवास करना चाहते हैं वो तो अपने सिर पे पोटली रख के चुपचाप पैदल चले जा रहे हैं और वहीं कुंभ में रह रहे हैं, और 1 महीने वहां गंगा तक के तट पर रहकर अपनी जो भी उनको साधना कर रही है वो करने हैं और चुपचाप चले जाएंगे। उनको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ गृहस्थ हैं, ऐसे कुछ छात्र हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जो वहाँ 1 महीने नहीं रह सकते, तो वो कम से कम अपने इस कुंभ के साक्षी बनने के लिए वहाँ पर जाएंगे। और जब अधिक संख्या में पहुंचेंगे तो उसे मेला ही कहा जाएगा। आप देखिए अखाड़ों की कितनी बड़ी व्यवस्था है, निरंतर
निशुल्क भोजन की व्यवस्था है, निशुल्क वहाँ पे टेंट्स लगे हुए, बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं जहाँ लोग रह सकते हैं, जो लोग वहाँ पर खाना खा सकते हैं। 24 घंटे की सुविधाएं वहाँ चल रही हैं। तो इसीलिए बनाई गई क्योंकि वहाँ पर अच्छा, ये भी आरोप लग रहा है कि अभी जो भगदड़ हुई थी उसमें जो भी ये अखाड़े के वहाँ पे कैंप लगे हुए हैं, जब भगदड़ हुई तो उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए और मस्जिदों में जाके कहते हैं लोगों ने शरण ली, उन्होंने बड़ी हेल्प करी मुसलमानों ने वहाँ पे। मैं तो वहाँ खुद होकर आया हूँ, मुझे तो उस अखाड़ा इस महाकुंभ नगर परिसर में एक भी मस्जिद दिखाई नहीं थी। ना जब वो शहर में आए हैं तो मस्जिदों ने उनको बड़ी हेल्प करी अच्छी बात है, तो होना ही चाहिए भाई। किसी भी पंडाल की कोई कैपेसिटी हो सकती है, किसी हॉल में 100 लोग आ सकते हैं, किसी में 1000 लोग आ सकते हैं। अब 1000 लोगों के हॉल में अगर 5000 लोग घुसेंगे तो क्या कैसे चीजें बनेंगी। तो जो भगदड़ वाली बात थी वो रात के 1:30 बजे हुई थी। 15-20 मिनट में उस सारी चीजों पर कंट्रोल मुसलमानों बड़ी हेल्प करी है, उनको खाना भी खिलाया गया। अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, मुसलमान भी इसी देश में यही भाईचारे के साथ रहते हैं। उन्होंने भी इसी देश का भोजन प्राप्त किया है, उन्होंने भी इसी जमीन का पानी पिया है। वो भी इसी देश में फिर क्यों मना किया, फिर उनको मना क्यों किया गया कुंभ में आने की? वो दुकान नहीं लगा सकते? प्रशासनिक व्यवस्थाओं में ये एक प्रशासनिक आधार पर लिया गया। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रहा था, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रहा था, ये प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई भेदभाव नहीं था। मैं अखबारों में ही हम लोगों ने ये सारी खबर पढ़ी थी। इस तरह की कोई बात हुई हो, अगर ऐसी कोई बात हुई हो तो उसे सामने भी लेके आना चाहिए। अगर किसी को साथ कोई भेदभाव हुआ है तो वो लेके आना चाहिए सामने। पर मुझे ऐसा लगा नहीं। मैंने तो बहुत सारे पत्रकार मुझे वहाँ मिले, मुझे इंटरव्यू मेरा लिया था किसी चैनल ने, वो मुस्लिम व्यक्ति ही था और हम लोगों ने मतलब मैंने उनको अपना इंटरव्यू दिया था टीवी चैनल को। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पे कोई इस तरह की बात थी। अब लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं तो क्या सीख लेके जाना चाहिए लोगों को, खासकर युवा को? मोदी जी एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर, हमेशा से शोमैन हम लोग उन्हें मानते हैं क्योंकि वो जो भी काम करते हैं एक बहुत बड़े लेवल पे जाके करते हैं। उनकी सोच बहुत बड़ी है और आज उनके साथ योगी जी कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो आज भारत में इस महाकुंभ के आयोजन में मोदी और योगी ने एक ऐसा महाकुंभ आयोजित करके दुनिया को दिखा दिया है कि हम किसी भी लेवल पे जाके चीज़ों को कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में भारत बहुत बड़े ओलंपिक गेम्स की और बहुत सारी चीज़ों की मेज़बानी के लिए अपने आप के लिए प्रयासरत है। वो ये दिखा सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इतने बड़े ह्यूमन मैनेजमेंट का काम योगी जी ने करके दिखा दिया है कि पूरी दुनिया की और पूरे देश की नज़रें इस वक्त योगी जी के ऊपर है। खुद 24 घंटे उस मेले की सारी कुंभ की व्यवस्थाओं की वो मॉनिटरिंग करते हैं। स्पेशली जिस दिन अमृत स्नान होता है उस दिन उनकी पूरी आजकल खबरें आ रही हैं कि वो ध्यान रखते हैं। तो एक बहुत बड़ा अवसर इस देश में आया। लेकिन मैं फिर यही बात कहूँगा कि इस देश के नागरिकों को ये ध्यान रखना होगा कि हम अनुशासन में रहें। मैं तो अब ये कहूँगा कि कुंभ लगभग समाप्ति की ओर है। 26 फरवरी को अंतिम महाशिवरात्रि के दिन मेरा 10 तारीख तक बढ़ा दिया गया कुंभ, ऐसा कुछ आम स्नान ये कहा गया है कि क्योंकि सारे लोग अब इन्हीं दिनों में पहुंचना चाहते हैं तो इसलिए ये कहा गया है कि कुंभ की व्यवस्थाओं को थोड़े दिन आगे तक बढ़ा दिया जाएगा जिससे लोग कम लोड वहां पर कम। अच्छा, ये भी देखा गया था कि लोग ये सोच रहे थे कि 5 तारीख के बाद कुंभ में लोगों की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन उल्टा हो गया। मैं बता तो रहा हूँ, आप चले जाइए सोमवार 5 के बाद ज्यादा भीड़, पिछले उससे ज्यादा भीड़ रही। वीक डेज में चले जाइए, महाकुंभ नगर उस जगह का नाम है, वहां पर सड़कें खाली मिलती हैं। तो सबने यही सोच लिया कि 5 के ही बाद जाएंगे। 10 मिनट में आप कहीं भी पहुंच जा सकते हैं। आपकी गाड़ियां घाट तक पहुंच जाती हैं, पार्किंग्स तक पहुंच जाती हैं। अब आप वीकेंड पे जाइए, सैटरडे संडे को जाइए, रेल हादसा हो जा रहा है, भगदड़ मच रही है। नहीं, मैंने भीड़ की बात करी। लोग सोच रहे थे कि 5 के बाद भीड़ कम होगी, लेकिन उसके 5 के बाद ये सभी ने ये सोच लिया और सभी लोग पहुंच। क्यूरियोसिटी बढ़ी, जैसे जैसे उसके बारे में खबरें आ रही हैं, जैसे वो सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो रहा है, तो लोगों को ये लगा कि हमें भी जाना चाहिए। फिर इसीलिए लोग जहाँ पहले कभी 1 या 2 लोग जाते थे, अब ये क्योंकि धार्मिक आस्था का विषय है तो लोग पूरे परिवार को लेकर वहाँ जा रहे हैं। तो 1 या 2 व्यक्ति की बजाय वहाँ पे पता चला 5 से 7 लोग चले जा रहे हैं। तो और फिर वो एक ग्रुप्स बना के जा रहे हैं
हम सारे डॉक्टर्स एक साथ गए थे, फिर हमने देखा कि कुछ समाज के लोग हैं जिन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए, वो लोग वहां पर गए थे। तो आपने बहुत सारे लोग पूरी बने। डुबकी लगाई या आधी डुबकी लगाई? नहीं, हम पूरी डुबकी लगा कर आए और हम वहां पर अपनी डुबकी लगा के इतनी डुबकी आराम से लगाई कि नहीं, सोशल मीडिया पे चल रहा था ना कि किसने कितनी डुबकी लगाई, पूरी डुबकी किसने लगाई। ये आप नहीं नहीं, ठीक चल रहा है, वो अच्छी बात है। तो आपने पूरी डुबकी लगाई है? पूरी डुबकी लगाई, बहुत साफ स्वच्छ निर्मल जल में डुबकी लगाई हमने। अच्छा। मैं तो उस गंगा जल को लेकर भी अपने घर आया हूँ और लोगों को समझाने की बात यही है कि संगम के बाद, गंगा जमुना के संगम के बाद जितना पानी है वो सब संगम का पानी है। तो जरूरी नहीं है कि आप संगम नोज तक ही जाएं, उस संगम में आप अनेकों घाट बने हुए हैं, बड़े अच्छे घाट योगी सरकार द्वारा बनवाए गए हैं। वो सारे घाट पर कहीं भी जाके आप स्नान करें तो आपको संगम का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। अच्छा, अब आप बात करें कि चलो ऐसे भी वहाँ पे लोग हमने देखे अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनकर वो उनको स्नान करा रहे हैं। एक बहुत एजेड व्यक्ति देखे जो को चला नहीं आ रहा था, उनके बच्चे उन्हें ले जाके स्नान करा रहे हैं। तो ये संस्कार हमें देखने को मिले इस महाकुंभ में। बच्चों में पूरा परिवार का परिवार इस महाकुंभ में डुबकी लगाने आया। तो डॉक्टर साहब, तो संस्कार तो जाहिर है ना बच्चों के अंदर कि हाँ कि माँ बाप की सेवा करना चाहिए। आयोजन था ये, एक सनातनी आयोजन था। हमारे देश में ये माना जाता है कि गंगा नहाने से, गंगा जी के स्नान से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसमें आप देखिए ना, अपने इहलोक की बात करें, हम अपने भले की बात करें, हम दुनिया के भले की बात करें, यहाँ तो पूरी दुनिया को भले की बात की जाती है हिंदू धर्म में कि इस पूरे दुनिया का, विश्व का कल्याण हो। तो ऐसी प्रार्थना के लिए जब आज व्यक्ति का परिवार, उसकी इच्छा होती है, माँ बाप की इच्छा होती है कि हम भी कुंभ में स्नान करके आए, बच्चों की इच्छा होती है कि हम अपने पिताजी को, अपनी माताजी को कुंभ में स्नान करा के लेके आए, तो इससे बड़ा अच्छा। और छोटे बच्चों के लिए कितना अच्छा शिक्षा का अवसर है कि वो ये जानेंगे कि हम क्यों कुंभ में जा रहे हैं, हमें क्यों वहां ले जाया जा रहा है, इसकी क्या महत्व है, इसका क्या धार्मिक वैल्यू है। तो ये बड़ा अच्छा आयोजन था भारत की संस्कृति को समझने का, उसको सहेजने का। तो भारत की संस्कृति में ऐसे भी लोग हैं जैसे आपके रणवीर इलाहाबादी और कहते हैं संजय रैना जैसे लोग, जो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं, कंट्रोवर्सी हो जाती है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? ये लोग तो मशरूम्स हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग। और इनको जबकि आपका रणवीर इलाहाबादी तो आप उनके पॉडकास्ट देखोगे तो उनके पॉडकास्ट तो पूरे भरे पड़े हैं अध्यात्म लेके, सनातन धर्म को लेके। हाँ, तो वो ऐसी बात कर दें। उनको समझ में आना चाहिए कि हमें क्या बोलना है। पब्लिक लाइफ में जब आप होते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके कहे हुए को बहुत सारे, असंख्य लोग, करोड़ों लोग सुन रहे हैं। तो कोई भी शब्द जो है वो कभी भी मर्यादाओं से बाहर नहीं होना चाहिए। और इसीलिए आप देखिए, आज उन्होंने कोई गलत बात बोली तो उनकी पॉपुलैरिटी डाउन हो गई है, उनको लोगों ने अनफॉलो कर दिया है। तो ये समझ में आता है कि जब कभी आपका चरित्र और आपकी वैल्यूज, आपके वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि आपके पास कोई बहुत बड़ा गुड लुक्स है, चार्म है। अच्छे अच्छे हीरोज़ की फिल्म्स पिट जाती हैं क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता। सिमिलरली इन लोगों के साथ हुआ है। और ये जो एक डार्क ह्यूमर का, एक गाली गलौज का, एक इनडिसेंट बातों का पॉपुलर होना शुरू हुआ, उसके लिए मैं समय रैना के जैसे या रणबीर के जैसे लोगों के साथ साथ उनके व्यूवर्स को भी दोषी मानता हूँ। उन लोगों ने जिन्होंने उनको मिलियन फॉलोअर्स दे दिए देख देख के, ये कमी तो सोसाइटी की थी। सोसाइटी नहीं देखती, वो कभी भी इतने पॉपुलर नहीं होते। ए ग्रेड क्लास कहलाता है, एक सिनेमा होता है जो ए ग्रेड कहलाता है, क्लासिकल फिल्में होती हैं। एक बी ग्रेड सिनेमा होता है जो खराब फिल्में होती हैं, और एक सी ग्रेड होता है जिसमें सबसे खराब पिक्चरें होती हैं। तो वो उनके कंटेंट के ऊपर ही तो कहलाता है। सी ग्रेड को देखने वाला लोग अलग होते हैं, बी ग्रेड को देखने वाले लोग अलग होते हैं, और कला फिल्मों को, कला आर्ट फिल्म्स को देखने वाले लोग अलग होते हैं। तो क्लास डिफरेंस है। ये डिफरेंस यहाँ सोशल मीडिया पर भी है। अब चूंकि आप पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी में हैं आप, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, तो अब योगी जी को हम बात करें तो योगी जी ने बड़ा महाकुंभ करा दिया। तो मोदी जी के बारे में जो कहा जाता है कि वो गुजरात मॉडल जो लेके आए थे और अच्छे इवेंट मैनेजर माने जाते हैं, अच्छे इवेंट कर लेते हैं मोदी जी, उस श्रेणी में योगी जी भी आ गए हैं इस महाकुंभ को करा के। वो भी एक सक्षम प्रशासनिक नेता बन गए हैं। तो क्या भविष्य देखते हैं, क्या प्रधानमंत्री की दौड़ में वो पूरी तरह शामिल हो गए क्या ये महाकुंभ करा के?
अगर उन पॉपुलैरिटी की लिस्ट देखी जाए, रैंकिंग देखी जाए, तो योगी जी से ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री कोई नहीं है। और उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स को, अपनी सरकारी मशीनरी को, अपने अफसरों को, इन सब को उतने अच्छे से उस कुंभ में उपयोग किया है कि उनकी सब तरफ तारीफ ही तारीफ हो रही है। और सिर्फ देश में नहीं हो रही, विदेशों में तारीफ हो रही है। जो सरकारी मशीनरी बहुत करप्ट मानी जाती है, बहुत स्लो मानी जाती है, बहुत पीपल्स फ्रेंडली नहीं मानी जाती, आज आप वहाँ जाके देखिए कुंभ में, वहाँ पुलिस वाले आपको एक स्माइल के साथ मिलते हैं और आपकी हेल्प करने के लिए खड़े हुए हैं। वहाँ पर आपको 15-20 IAS अफसरों की ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। वहाँ पर अनेकों सैकड़ों PCS अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। वहाँ पर पुलिस के साथ साथ आर्मी के लोग लगे हुए हैं। वहाँ पर मतलब बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, बिजली का, पानी का, सारी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। कितना बड़ा व्यापार जनरेट हुआ है वहाँ से, कितनी बड़ी एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाती है कि दुनिया भर के लोग वहाँ प्रयागराज में आ रहे हों। तो कुछ ना कुछ असुविधाएं लोगों को हुई होंगी, लेकिन निश्चित रूप से योगी जी ने अपने आप को इसमें प्रूव किया है, साबित किया है। और इस समय वो जहाँ कहीं बात होगी, वहाँ निश्चित रूप से जब कभी महाकुंभ की बात होगी, वहाँ पर योगी जी का नाम आएगा ही आएगा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और ऐसी चर्चाएं आपसे हम करते रहेंगे भविष्य में। धन्यवाद।